ही रहने दिया जाता तो कुछ राहत मिल जाती, लेकिन चोर पर जो दफाएं लगाई गई वो डकैती की लगाई गई। 350 मुकदमे हैं तकरीबन एक परिवार पर, मरी हुई माँ पर, बूढ़ी बहन पर, भाई पर, बच्चों पर, बहनों पर। अभी तो एक का फैसला हुआ है तो जमानत पर हूँ। लाखों साल की जिंदगी मांग कर लाना पड़ेगी। इसी तरह जिधर निकले जूते से मारिए, उन्हें थूकी है हमारे ऊपर कि हम मुल्क के लिए कलंक हैं, हमें कोई हक नहीं है जीने का। पूरे परिवार को तेल छिड़क के जला दीजिए, खाक में मिला दीजिए। कहा था हमारे बेटे ने अदालत में, फांसी दे दीजिए, गोली मार दीजिए, तिल तिल मारने से बेहतर है कि एक बार मार दीजिए। हमने बगलगीर किया अपने बच्चे को और कहा बेटे जिंदा रहे तो मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त लग गया था कि शायद अभी आज हमारी आखिरी रात। देश के एक ऐसे सियासतदान जब वो बोलते हैं तो सियासत में गर्माहट आ जाती है और उनकी खामोशी अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं। 10 बार के विधायक, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रहे हैं। फिलहाल उनका जो पता है वो रामपुर की तंग गलियां हैं जहां पर लोगों का हुजूम है। हर कोई उनसे उनका कुशल क्षेम पूछ रहा है और इस भीड़ और इन तंग गलियों के बीच में एक नेता हैं जिनका नाम है मोहम्मद आजम खां। लोग चर्चा कर रहे हैं कि 10 बार के विधायक, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, सबसे कद्दावर मंत्रियों में शुमार, और इन गलियों के बीच अपनों की फौज। कैसा लगता है? कहीं छुपा कर रखा होगा मैंने खजाना, इसीलिए आईटी के लोग दीवारें कूद कर आए थे। 3,500 रुपये मिला था हमारे पास, बीवी के पास 100 ग्राम सोना मिला था। अब एक चोर से आप क्या उम्मीद करते हैं, और चोर भी ऐसा जिसने खुद चोरी की भी नहीं। कहा आपसे कि जाओ एक मुर्गी चुरा लाओ, एक बकरी चुरा लाओ, एक भैंस चुरा लाओ, एक अलमारी चुरा लाओ, एक किताब चुरा लाओ। तो चोर को चोर ही रहने दिया जाता तो कुछ राहत मिल जाती, लेकिन चोर पर जो दफाएं लगाई गई वो डकैती की लगाई गई। चोरी में 3 साल में बरी हो जाता, अब 5 साल काट चुका हूँ, 10 साल की सज़ा है। सिर्फ एक मुकदमे में 21 साल की सज़ा है, 36 लाख रुपये का तकरीबन जुर्माना है। बताइए इस गली में 36 लाख का तो मेरा कोई घर ख़रीदेगा भी नहीं, बाकी मुकदमों का क्या होगा। तो ये जो ज़िंदगी है हमारी वो ख़ुद हमारे लिए ही एक अज़ाब बन गई है। यानी ज़िंदगी नहीं, जो तरीक़ा ज़िंदगी है, जिस सादगी से जीते हैं, क्योंकि नाजायज़, हराम, कमीशन वो हमारे शरीर में है नहीं। हमारे वालिद ने भी हमें जायज़ और हलाल रोटी से परवरिश दी और वही हमने अपनी औलादों की और वो सामने है। लेकिन चोर तो हैं हम, चोर तो हैं, और यही इनाम मिलना भी चाहिए था हमें। क्यों नहीं गए 47वां अजदाद हमारे, उसकी सज़ा दे रहे हैं लोग। कहते हैं बिहार के एक बड़े मंत्री साहब कि क्यों नहीं गए थे। नहीं गए थे तो फिर भुगतो। तकलीफ होता है, दुख होता है, शर्म आती है, तकलीफ से ज़्यादा शर्म आती है। खुद अपने होने पर शर्म आती है, तकलीफ कम होती है, शर्म ज़्यादा आती है। आजम खान साहब का क्या गुनाह इतना था कि उन्होंने जो दबे कुचले लोग हैं उनके हाथों में कलम देना चाहते थे, उन्हें इस मुकाबल बनाना चाहते थे कि वो समाज में। तो बात तो गलत थी ना। फिर मोटरसाइकिल का पंक्चर कौन जोड़ेगा, टायर की स्टपनी कौन चढ़ाएगा, ट्रक की स्टपनी कौन चढ़ाएगा, सड़कें, गलियां, पुलियां, ईंटें कौन बिछाएगा, रईसों के महलों की बुनियादें कौन खोदेगा। तो गलती तो है ना मेरी, इसमें कहाँ, मैं तो मान रहा हूँ गलती है। लेकिन ये जो सुई की नोक के बराबर एक मैंने निशान बनाया था कि एक तालीमी दरसगाह बन जाए। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, इसमें अगर चंद लोग मजदूरी से महरूम कर भी दिए जाएं तो देश का कोई घाटा तो था नहीं। स्कूल बंद कर दिए, खाली करा लिए, हज़ारों बच्चे बच्चियां, फिर वो बच्चे जो पढ़ रहे थे
रिक्शा वालों के, ठेले वालों के, रेड़ी लगाने वालों के, वो आज होटलों पर नौकरी कर रहे हैं। जब आप जेल में भी थे, तमाम खबरें आती थी, और वो पल कैसा था आपके जहन में? उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। देखिए, वहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता था। जो ज़िंदगी है वो हमारी अपने मुल्क में एसाइलम लाइफ है, और एक छोटी सी कोठरी में 5 साल से ज़्यादा जो शख्स बंद रहा हो, 3-4 साल तक छुपता फिरा हो पुलिस से, सियासी ताकतवर लोगों से, तो उससे क्या पूछते हैं आप? दीवाने से दीवानगी का हाल क्या पूछते हैं आप? आपने जिक्र किया था, हमने भी महसूस किया है कि जो बुरा वक्त था, उस बुरा वक्त नहीं में था, नहीं बुरा वक्त है। था कहाँ? ज़मानत पर आया हूँ साहब, बरी थोड़ी हो गया, ज़मानत पर हूँ। पिछली बार 3 साल की काट कर ज़मानत पर आया था, सज़ा डाल दी, फिर चला गया। आम कैदी जो होते हैं डकैती के, उनकी ज़मानत 10-15 दिन में हो जाती है, मुझे 2 साल लगे। जो असल डकैत होते हैं उनकी 10-15 दिन में हो जाती है। इसके पीछे वजह क्या है? अभी तक जो आपने एनालिसिस किया, क्या वजह हो सकती है कि आजम खान साहब से इस कदर दुश्मनी इंसानियत की शर्मसार हो रही है? ना, हैवानियत शर्मसार हो गई। इंसान तो दुनिया में है ही नहीं अब। ये तो भूल जाइए कि दुनिया इंसानों की है। आदमी है दुनिया में, लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ है, इससे तो हैवानियत भी शर्मिंदा है। 350 मुकदमे हैं तकरीबन एक परिवार पर, मरी हुई माँ पर, बूढ़ी बहन पर, भाई पर, बच्चों पर, बहनों पर। 350। अभी तो एक का फैसला हुआ है, तो ज़मानत पर हूँ। लाखों साल की ज़िंदगी मांग कर लाना पड़ेगी इसी तरह, अगर अदालतें सज़ाएं डालती रहें तो। अब इतना बड़ा वज़ीर रहकर कोई शख्स मुर्गी की चोरी कराए तो घटिया बात तो है ना, उसे कहाँ जीने का हक़ है? मैं तो ये समझ रहा था मार दिया जाऊँगा। ख्याल आया जहन में कभी ये? ऐसा होना चाहिए। इतने बड़े अपराधी को क्यों जिंदा छोड़ दिया गया, ये भी तो हैरत होती है। इतने मुकदमे जितने नटवर लाल पर भी नहीं थे। शराब की दुकान लूटी है हमने और हमारी बीवी ने मिलकर। जब हम मंत्री थे तब जेड सिक्योरिटी में थे, हमारी एसोसिएट प्रोफेसर बीवी जो कि उस सर्विस में थी, हम दोनों ने मिलकर शराब की दुकान लूटी है जनाब। 16,900 रुपया गले से लूटा है। अरे तो आप जैसे शरीफ लोग हमारे पास आए हैं, ये हमारा सम्मान है, इज्जत है। आपको तो जूते से मारना चाहिए, हमें जूते से मारना चाहिए। जिधर निकले जूते से मारिए, हमें थूकिए हमारे ऊपर, लानत भेजिए हम पर कि हम मुल्क के लिए कलंक हैं, बोझ हैं ज़मीन पर। हमें कोई हक़ नहीं है जीने का। पूरे परिवार को तेल छिड़क के जला दीजिए, खाक में मिला दीजिए। हमें कहा था हमारे बेटे ने अदालत में कि फांसी दे दीजिए, गोली मार दीजिए, तिल तिल मारने से बेहतर है कि एक बार मार दीजिए। इतनी नफरत, हमसे इतनी घृणा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वो जाबाज लड़का जिसने बहुत कुछ देखा था, सपने सजोए थे, और आज जो सब कुछ जो बीत रहा है उसको शब्दों में बयां कर पाने में आजम खान साहब शब्द कहाँ से लाएं? शब्द कहाँ से लाएं? कहाँ से शब्द लाएं? चोर से ज़्यादा कोई शब्द हो तो आप बता दीजिए। चोर से घटिया शब्द हो तो आप बता दीजिए। हम बैठे तो हम कहते रहे हम चोर हैं। हम शराब की दुकानें लूटने वाले लोग हैं। हमने और हमारी बीवी ने शराब की दुकान ही नहीं लूटी, गल्ला भी लूटा है। जिसने कभी ज़िंदगी में सिगरेट नहीं पिया, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता है, उसने शराब की दुकान लूटी है। अदालत गए इस उम्मीद में कि बरी होंगे, इसलिए कि बेगुनाह थे। सज़ा हो गई,
बीवी को, मुझे और मेरे बच्चे को हिरासत में ले लिया गया और पुलिस की गाड़ी में बिठाकर जेल में बंद कर दिया। 2 दिन जेल में रहे, खुश रहे कि चलो रामपुर की जेल में हैं, कम से कम सीतापुर से बच गए। 2 दिन बाद रात को 3 बजे बैरिक का ताला खुला। अब्दुल्ला जाग गया और उसने कहा बब्बा उठिए, शायद ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया। जल्दी जल्दी सामान इकट्ठा किया, चल दिए पीछे पीछे। जब गेट के दरवाजे पर आए, सुनने वालों हमारे लिए दुआ करो और पूछो हमसे और हमारे ज़मीर से कि हम आज ज़िंदा क्यों हैं। एक तरफ हमें खड़ा किया पुलिस ने, एक तरफ हमारे बेटे को खड़ा किया। एक गाड़ी हमारे लिए लगाई और एक हमारे बच्चे के लिए लगाई। और जब दोनों को गाड़ियों में बिठाकर अलग अलग ले जाने लगे तो हमने बगलगीर किया अपने बच्चे को और कहा बेटे ज़िंदा रहे तो मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त लग गया था कि शायद अभी आज हमारी आखिरी रात है। इसको अलग ले जाकर और हमको अलग ले जाकर अपनी आँखों से उसे जाते हुए देखा, उसने हमको देखा। मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि उस वक्त मेरा दिल फट क्यों नहीं गया। मैं कैसा जालिम बाप था जो अपनी बेगुनाह औलाद को इस अंजाम को जाते हुए देख रहा था और जिंदा था। वो रात, वो अगला दिन, जब तक ये मालूम नहीं हुआ कि वो ज़िंदा है, कैसा गुज़रा होगा। किसी को आने की इजाज़त नहीं थी, बिल्कुल तन्हा। 5 घंटे नहीं रह सकते आप उस तन्हाई में। हम 5 बरस रहे हैं, 5 बरस। ऐसा तो नाज़ियों ने भी नहीं किया था। उसने मार दिया था गैस चैम्बर में, जिंदा नहीं रखा था तड़पने के लिए। 5 साल तक किसी को नहीं रखा, या तो मार दिया या छोड़ दिया। आजम खान साहब जिनके बारे में कहा जाता है कि कभी उनकी यूपी की सियासत में तूती बोलती थी। इज्जत आज उससे भी ज़्यादा है। महसूस किया। बस यही चाहिए, दिलों पर राज करें। शरीर पर तो राज हिटलर ने भी किया, मसूली ने भी किया, चंगेज़ ने भी किया, हलाकू ने भी किया, मुग़लों ने भी किया, अंग्रेज़ों ने भी किया, उसके बाद भी कर रहे हैं। लेकिन दिल से कोई चाहे तो वो हुक्मरानी सच्ची हुक्मरानी है। ईद के दिन का जिक्र करूंगा, आपने भी जिक्र किया है, तकलीफदायक है। रोती रहती थी बीवी। बेटा एक जेल में बंद था, शौहर दूसरी जेल में बंद था। वो था उसका अल्लाह था, वो तो देख रहा था उसके आंसू। और उस वक्त हमारी कोई मदद करने की पोजीशन में भी नहीं था, आज भी नहीं है। पहले सियासतों में विरोध होता था, विवाद होता था, अब विनाश होता है। नफरत होती है, कटुता होती है, घृणा होती है। पहले तो हम सदन से बाहर निकलते थे, सदन में थूक निकलता था, सबके मुंह से एक दूसरे पर कटाक्ष, इल्ज़ाम तराशी। लेकिन जब बाहर निकलते थे तो हाथ में हाथ डालकर कैंटीन में जाकर साथ चाय पीते थे। अब तो आंखें तरस गई हैं उस मंजर को, वो हाथ ही नहीं मिलते। लगता है कि आज की जो सियासत है वो वाकई में बदल गई है। जिस सियासत की कल्पना करके आप राजनीति में आए थे, सियासत आदमी ही बदल गया आज का, तो सियासत भी बदल गई। जब इंसान से आदमी हुआ तो आदमी की खूबियाँ आ गई, उसने छोड़ दी इंसानियत।
किसी इंसान का नाम बता दीजिए मुझे, क्योंकि मेरे अल्लाह ने इंसान को फरिश्तों से अफजल बनाया। जब पुतला बनाया उसने इंसान का और फरिश्तों से कहा कि इस पुतले को सजदा करो। तो शैतान जो सबसे अलग था तो ख़ुद को बड़ा ताकतवर जानता था, उसने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, मैं इस मिट्टी के पुतले को सजदा करूँगा, और उसने बगावत कर दी, नहीं करूँगा। शैतान निकाला गया वो। उस वक्त अल्लाह फरमाते हैं कि फरिश्तों, मैंने तुम्हें गुनाह करने की ताकत ही नहीं दी है, तुम्हारे अंदर गुनाह करने की सलाहियत ही नहीं है, तुम गुनाह कर ही नहीं सकते। मैंने गुनाह से पाक बनाया है तुम्हें, लेकिन ये जो पुतला मिट्टी का मैं बना रहा हूँ, जिससे मैं एक इंसान बनाऊँगा, उसके पास हर गुनाह की ताकत होगी, और गुनाह की ताकत के बाद जब वो गुनाह नहीं करेगा तो तुमसे बेहतर होगा। आपने जिक्र किया कि जिस रात मुख्तार अंसारी के साथ घटना हुई थी, आप खुद भी सहम गए थे। ना, हमें तो इत्तला ही कई दिन बाद हुई, कोई इत्तला होने का साधन ही नहीं था, अखबार नहीं, हमें सारे बंदियों को महीने में 4 बार टेलीफोन की इजाज़त थी, हमें वो भी नहीं थी। कई रोज़ बाद यहीं बंदियों में जिक्र हुआ तो सहम क्यों जाते। हाँ, लगा कि एहतियात बरतना चाहिए, बस, और वहाँ क्या कर सकते थे। खुद खाना बनाने लगे आपने? बना ही नहीं सकते, इजाज़त ही नहीं थी। खुद खाना बनाने की अगर इजाज़त हो तो और कुछ दिन काट लेते, एक रोटी ले लेते थे, एक रात में जो नींबू जाते थे उससे अचार डाल लेते थे, उससे खा लेते थे। वही खांसी है जो आपके साथ भी बैठकर खांस रहे हैं मुस्तकिल। जिस रामपुर को हमेशा से आजम खान साहब की ज़रूरत रही है और आगे भी है, आपको लगता है कि तमाम ऐसे सियासतदान भी हुए जो आपकी गैर मौजूदगी में जो उनका जो कद बढ़ा, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर रहा है? आप किसी का नाम लें तो यहाँ तो एक दो नहीं, न जाने कितनों के कद हैं जो मुझसे कहीं बड़े हैं और जिन्हें हमने खुद तैयार किया है। मैं तो एक हूँ, लेकिन जो अनेक लीडरशिप है हमारी, चाहे वो हमारी पार्टी की हो या देश की हो, तो उसमें तो मेरी कोई भागीदारी है ही नहीं, लेकिन तो हैं, उस होने को मानना पड़ेगा। ये बल्ब जल रहा है, मैं इससे इनकार कैसे कर सकता हूँ? आप मेरे पास बैठे हैं तो इस सच्चाई से कैसे मैं गफलत इख्तियार कर सकता हूँ? लेकिन आप पे सवाल खड़ा करना जिनका वजूद कल तक नहीं था, तकलीफदायक होता है। नहीं, कोई सवाल मुझ पर, मैं काबिल सवाल हूँ ही नहीं। चोर आदमी मेरे बारे में जो कुछ कहता है उसमें वो मेरी इज़्ज़त को बढ़ाते हैं। जो कहते हैं एक चोर का तस्करा टेलीविज़न पर चले, भैंस चोर, मुर्गी चोर, बकरी चोर, किताब चोर, सज़ा याफ्ता। अब देखिए, सुरक्षा नहीं थी मेरे पास जो फॉर्मर एमएलएस को मिलती है, एमपी एमएलएस को 1-2 गनर मिलते हैं। जेल से मैं आया तो ऐसे ही फिर रहा था, फिर 2-1 पुलिस वाले आ गए, मालूम हुआ कि सुरक्षा आ गई। मैंने कहा कि भाई मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मुझे कुछ लिखकर मिलना चाहिए कि मुझे सुरक्षा दी गई है। एक तो मुझे लिखकर दे दो, और ख़बर यह है कि वापस हो जाएगी, तो मैं 1-2 दिन के लिए क्यों अपने आप को ख़तरे में डालूं? आज आप चलो मेरे साथ। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं अकेला था, मैं अकेला हूँ,
मामलात और हालात तो यहाँ तक हैं जी। कि ये एक दो पुलिस वाले भी क्योंकि सज़ा याफ्ता हूँ, लिहाजा शायद ये भी वापस हो जाए। और जब तक मुझे इस बात का एश्योरेंस नहीं मिल जाता, तहरीरी इंश्योरेंस कि नहीं ये रहेंगे, तब तक मैं कोई सुरक्षा नहीं लूँगा। कोई सुरक्षा आप नहीं लेंगे जब तक आपको इस बात की ले लूँ भाई, जब मैं उसके लिए अधिकृत ही नहीं हूँ। जिन प्रकृति के आप पे आरोप लगाए गए, आप चूँकि कद्दावर मंत्री रहे, 10 बार का एमएलए रहे, राज्यसभा रहे, लोकसभा रहे, आपको लगता है कि इस प्रकृति की घटनाओं पर प्रदेश के या फिर देश के अन्य जगहों पर यही मुकदमे और इसी तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं? अच्छा, मेरे साथ जो हुआ वो आपके सामने है, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता और कोई कमेंट करना भी नहीं चाहता और मुझे करना चाहिए भी नहीं। एक मुकदमा और कायम हो जाएगा, मैं कहाँ तक मुकदमे। अब मैं आपसे कुछ कह दूं और आपके चैनल पर जब दिखाया जाए तो उस पर भी मुकदमे हो जाए, तो अब और हिम्मत नहीं है। इतने दिन में चूँकि रामपुर से आप बेइंतहा प्यार करते हैं, मोहब्बत है आपको यहाँ के लोगों से, प्रदेश के लोगों से, आपको लगता है कि आपकी गैर मौजूदगी में रामपुर में जो विकास कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, जो आपकी चाहत थी, जो यहाँ के लोगों का नहीं, तो इस सरकार में तो हमारे विकास से 10 गुना ज़्यादा विकास हुआ है। बहुत टूट फूट हुई है, बहुत जो नाजायज़ कब्ज़े थे वो हटाए गए हैं, तो बहुत सफाई हो गई है, बहुत सफाई हो गई, बहुत खुल गया है इलाका। नरेश अग्रवाल आपके साथी रहे हैं, उन्होंने किताब लिखी, उसमें जिक्र किया कि आज़म खान साहब का कद इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैबिनेट की बैठक में जब वो देर से आते थे, नेताजी उनसे डरते थे और बैठक तब शुरू होती थी जब मोहम्मद आज़म खान साहब आते थे। देखिए, उनका तजर्बा डर का ही है। अगर उन्होंने ऐसा लिखा है तब, मैंने वो किताब पढ़ी नहीं है, मैं अनपढ़ आदमी, थोड़ा जाहिल हूँ, तो कहाँ मैं इतने महान लोगों की लिखी हुई किताबें पढ़ सकता हूँ, महान चरित्रवान। तो अगर उन्होंने ऐसा लिखा है, उनकी महानता है, तो उन्होंने शायद उस डर को सामने रखा जिस डर से वो दल बदलते रहे। आज नेताजी हम सबके बीच में नहीं है, कमी महसूस होती है आपको? जाहिर है कि बहुत लंबा साथ था हमारा। हमने आंसुओं का सैलाब देखा है जब नेताजी नहीं रहे, उस वक्त दुनिया ने देखा आपकी आंखों से। पता नहीं अब उस वक्त की कैफियत का याद भी नहीं, गुजर गया, वो भी गुजर गया। एक अफसर को आप लेके आए थे रामपुर, गलती हुई थी, चूक हुई थी आपसे? आंजने कुमार सिंह नाम था। मैं नहीं लाया था, बीजेपी सरकार में आए थे। आजम खान साहब की दिली ख्वाहिश क्या है विश्वविद्यालय को लेकर, लोगों के प्रति जो प्यार मिल रहा है उसको लेकर? लोगों को प्यार की ही ज़रूरत है। कभी नफरत से कुछ नहीं जीता जाता, कभी आग से आग नहीं बुझती। ये बात मैंने अब से 20 साल पहले कही थी कि आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए, सैलाब को रोकने के लिए मिट्टी और रेत चाहिए, और नफ़रतों को रोकने के लिए मोहब्बत चाहिए। अगर नहीं मिली तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह, जिस तरह हमारे मोहतरम बुज़ुर्ग प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी ने कहा कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। एक लाइन और आपने कही थी कि जलता था जो घर मेरा, कुछ लोग यह कहते थे, क्या आग सुनहरी है, क्या आँच सुहानी है। क्या मायने निकाले इसके? ऐसे लोग तो हमेशा रहे, समाज में हमेशा रहेंगे।
अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते। गुलाब की खूबी ही है कि उसके साथ कांटे होते हैं। अगर कांटे ना होते तो गुलाब की कोई हैसियत ही नहीं होती। अगर बदबू ना होती तो आप खुशबू को पहचानते ही नहीं। आपके दिमाग में सिर्फ बदबू ही भर जाती। खुशबू और बदबू की खूबी यह है कि ज़्यादा देर उसके साथ रह जाइए तो फिर आपको वो आपका सेंस ख़त्म हो जाएगा। ना बू नज़र आएगी, महसूस होगी, ना खुशबू महसूस होगी। लेकिन जब बदबू और खुशबू दोनों मौजूद होंगी तो आपका दिमाग, आपकी नाक, आपका सेंसेशन ये बताएगा कि ये गुल है और ये गंदगी है। आपके लफ्ज़ों में मोहम्मद आज़म खान साहब की जो सियासी पारी है, कैसे दुनिया देश कैसे दिखेगी, जो आपके चाहने वाले हैं? कुछ नहीं, अभी तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ बैठेंगे, अपने साथियों के साथ बैठेंगे, अपने राजनीतिक साथियों के साथ बैठेंगे, सोचेंगे हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। शिकवा शिकायत है किसी से? कोई नहीं। हम तो ऐसे रास्तों से गुजरे हैं जहाँ शिकवे और शिकायत का तस्वुर ही ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आज़म खान साहब। ये हैं मोहम्मद आज़म खान साहब जो साफ तौर पे कह रहे हैं, आंखें नम हैं, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि मुझे किसी से ना शिकवा है ना शिकायत है। कैमरा पर्सन बिलन के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, रामपुर।